हेलो विद्यार्थीगण, मैं के कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैंने आपको बराबर इस बात को आगाह किया है कि यदि किन्हीं विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रश्न शेष रह जाती है टॉपिक का, तो आप कमेंट के माध्यम से रख लिखें, मैं उसका समाधान करूंगा। साथ ही यदि लगता है कि किसी विषय पर खास विषय जो आपको लगता है कि बताया जाना चाहिए, आपके लिए उसकी आवश्यकता है, उसे भी आप अपने कमेंट के माध्यम से रखिएगा। तो मैं उस पर यकीनन तौर पर वीडियो बनाऊंगा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ विषय वस्तु का होना चाहिए। आपके सामने आज हम लोग एक समसामयिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे जो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, संसद, पार्लियामेंट के लोकसभा के बारे में। अभी आपको ज्ञात है कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान हो। याद कीजिए, इसके एक पहले मैंने चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है उससे संबंधित तमाम प्रकार की आचार संहिता और हर घटनाक्रम के बारे में काफी विस्तार से एक टॉपिक एक दिन जो है सो वीडियो बनाया था। यदि उस वीडियो को आप देखिएगा तो यकीनन तौर पर चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ वो तमाम तथ्य, तमाम फैक्ट एक जगह अन्य कहीं शायद उपलब्ध न हो, जो आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी पाठ पुस्तक के किताब में वो तमाम तथ्य को एक साथ नहीं रखा गया। तो आज इसी प्रकार लोकसभा जो 18वीं लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसी के बारे में चर्चा करें कि लोकसभा गठन कैसे होता है, लोकसभा किसका पार्ट होता है और गठन की पूरी प्रक्रिया, लोकसभा को कैसे भंग करते हैं, कार्यकाल क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है, उन तमाम तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और यदि बेहतर लगे तो लाइक कर दें। तो आपके सामने है संसद, पार्लियामेंट। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और ये संसदीय प्रणाली इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और संसदीय प्रणाली की रूपरेखा को यदि हम देखें तो 1919 के अधिनियम के आधार पर ही 2 सदन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमारे देश में अपनाया गया था। गुलाम भारत में ही इसकी रूपरेखा को तैयार कर दी गई थी। 1919 के अधिनियम के आधार पर संसद, पार्लियामेंट का 2 सदन, एक को केंद्रीय विधानसभा और एक को राज्य परिषद के नाम से जाना गया, जिसे हम लोग आज लोकसभा बोलते हैं। तब उसे 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा और जिसे हम लोग राज्यसभा बोलते हैं उसे राज्य परिषद के नाम से जाना गया। तब लोकसभा में 145 सीट निर्धारित किया गया था और आज उसकी संख्या 543 है। तो 1919 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसदीय कानून के आधार पर शासन चलता रहा। फिर अपना देश का संविधान बना और 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का विधिवत तौर पर गठन हुआ और तब से लेकर 17वीं लोकसभा अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में है और 18वीं लोकसभा तक निर्माण की प्रक्रिया जारी। तो संसद जब बोला गया, पार्लियामेंट बोला गया, तो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होता है। भारतीय संसद का 2 सदन, एक को लोकसभा और एक को राज्यसभा कहते हैं। इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट, संसद का 2 सदन, एक को वहाँ कॉमन सभा और दूसरे को लॉर्ड सभा बोलते हैं। अमेरिका में संसद को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस का 2 सदन, एक को रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, एक को सीनेट बोलते हैं। तो जहाँ संसदीय प्रणाली है उन तमाम जगह संसद के 2 सदन होते हैं, विशेषकर यदि संघीय शासन प्रणाली का देश रहा हो। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के आधार पर और राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80 के आधार पर। आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो लोकसभा आज हम लोग इसके बारे में नहीं और इसके बारे में, केवल लोकसभा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 81 के आधार पर लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा को
प्रथम एवं निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम एवं निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन एवं जनता का सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को लोअर सदन कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। निम्न सदन, लेकिन लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता अपने लोकप्रिय नेता को चुनता है और लोकसभा गठन होता है। प्रतिनिधि सभा, जनता अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और वो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा का गठन करते हैं, इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सदस्य को जनता, लोकसभा के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, गुप्त मतदान के द्वारा, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करता है, अर्थात ये इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य को कौन चुनता है? जनता। डायरेक्ट हम लोग वोट देंगे। 19 अप्रैल को जो पहला चरण का वोटिंग है वो आपका बिहार में 4 लोकसभा है। कभी वो चारों नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। तो पूरे देश में 7 चरण में चुनाव हो रहा है, तो जनता डायरेक्ट वोट देगी, हम लोग वोट देंगे और उसी में से कोई लोग चुनाव जीतेंगे। तो जनता प्रत्यक्ष गुप्त जहां वोट होती है, आप में से जो भी पूर्व में मतदान किए हो, देखते हैं कि ईवीएम मशीन जहां होता है वहां घेरा हुआ होता है। किसे वोट दिया गया, किस बटन को आपने दबाया, वो केवल आपको प्राप्त ज्ञात होता है। वहां कोई कैमरा भी लगा हुआ नहीं होता, इसलिए गुप्त मतदान। वयस्क, क्योंकि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को है। अनुच्छेद 326 के आधार पर वयस्क मताधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित जनता इन्हें इलेक्टेड करती है, निर्वाचित करती है। ये था आपका पहला पॉइंट, ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा, लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से, जिस तारीख को उसकी पहली बैठक होती है। अब देखिए, पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था, पहली लोकसभा का चुनाव नवंबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ। इसकी गिनती जो की जाती है 5 वर्ष का, तो लोकसभा के कार्यकाल की जो गिनती 5 वर्ष की जाती है, वो चुनाव से नहीं, अर्थात 4 जून को फैसला आ जाएगा, तो 4 जून से 5 वर्ष नहीं, बल्कि जब उसकी पहली देखिए यहाँ बैठक हुई थी, लोकसभा की जो पहली लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, तो 13 मई से 5 वर्ष। तो लोकसभा की कार्यकाल की गणना उसकी पहली बैठक से, लोकसभा के कार्यकाल की गणना उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जो उसकी पहली बैठक से उसकी गिनती होती, 4 जून को लोकसभा का चुनाव का परिणाम लगभग आ चुका होगा। 5 जून को बाद जो है सो कभी इसकी बैठक होगी, शायद 12, 15, 20, जब भी जून का हो या जून के अंत में बैठक तो हो जानी चाहिए। तो जिस तारीख को इसकी पहली बैठक होगी उस तारीख से 5 वर्ष। लेकिन अनुच्छेद 85 कहता है, आर्टिकल 85 कहता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति संघ का मंत्री परिषद की सिफारिश से, राष्ट्रपति संघ का मंत्री परिषद की सिफारिश से समय से पहले, अर्थात 5 वर्ष के पहले भी इसे भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है।
अस्थाई सदन है, टेम्पररी सदन है, जिसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और अब तक 17 लोकसभा चलिए अपनी कार्यकाल पूरा कर रहा है। 17 लोकसभा में एक दो नहीं, 7 लोकसभा ऐसा हुआ जिसे समय से पहले भंग किया। 7 एक दो नहीं, 7 लोकसभा ऐसा रहा। पहली बार चौथी लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया। चौथी लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया था। उसकी चर्चा करेंगे कब कब किस किस लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल में एक बार में, लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल में, जब अनुच्छेद 352 आधार प्रदेश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तब लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष, ऐसा नहीं कहता है कि एक ही बार 1 वर्ष बढ़ेगा, जरूरत पड़े तो फिर दोबारा 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीना तक ही इसे बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल जब समाप्त हो जाए तो 6 महीना के अंदर नया चुनाव कराना होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 83 में है कि राष्ट्रीय जब आपातकाल लागू हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब एक यहाँ पर देखिए, भारत में अब तक एकमात्र लोकसभा 5वीं लोकसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। और इत्तेफाक हुआ है उस वक्त आपातकाल लागू 1975 से आपातकाल लागू किया गया। 5वीं लोकसभा जो है 1971 से लेकर 1977 तक 6 वर्ष का रहा, लेकिन वो अनुच्छेद 83 के आधार पर नहीं बढ़ाया गया। वास्तविकता ये थी कि 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में तात्कालिक कांग्रेस की इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकसभा का कार्यकाल ही 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया। पुनः 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया, तो कार्यकाल को घटाकर फिर 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दिया। तो एकमात्र लोकसभा जिसका अनुच्छेद 83 के आधार पर नहीं बल्कि कार्यकाल के आधार पर उसका 6 वर्ष का कार्यकाल रहा। तो चौथी लोकसभा को पहली बार समय से पहले भंग किया गया। 69 में चुनाव हुआ था और 67 में चुनाव हुआ था। 51 से 67 में और 70 में उसे भंग कर दिया गया था। और 5वीं लोकसभा को कार्यकाल 6 वर्ष का रहा। तो लोकसभा को ये समय से पहले भंग भी कर सकते हैं आर्टिकल 85 के आधार पर, और विशेष परिस्थिति में आपातकाल में कार्यकाल को 5 वर्ष की जगह बढ़ा भी सकते हैं। उसका उल्लेख अनुच्छेद 83 में। अनुच्छेद 84 कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ऐसे अनुच्छेद 25 में ही लिखता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। दोनों का उल्लेख एक ही साथ है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसके अलावा भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, ये अन्य योग्यता भी है। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, इसमें ये अन्य योग्यता भी शामिल है। तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 83 के आधार पर लोकसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा को राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, सिफारिश पर समय से पहले भंग भी कर सकते हैं। और अनुच्छेद 82 के आधार पर लोकसभा में स्थान जो निर्धारित होती है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में स्थान का निर्धारण किया जाता है। तो अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 से आप कन्फर्म हो गए।
अब यकीनन तौर पर 79 से 85 तक में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आपके दिलो दिमाग में नहीं रहा होगा। अब आइए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 2026 ईस्वी तक, 2026 ईस्वी तक अधिकतम 550 हो सकता है, हो सकता है। और ये निर्धारण कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में ये स्थान निर्धारित किया गया। आज जो लोकसभा का स्थान निर्धारित है वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो लोकसभा में स्थान का निर्धारण चुनाव आयोग परिसीमन करता है अनुच्छेद 82 के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्धारण होता है। उस निर्धारण को परिसीमन कहते हैं और परिसीमन करने का कार्य निर्वाचन आयोग का है। इसके लिए निर्वाचन आयोग एक परिसीमन आयोग का गठन करता है। मूल संविधान में था कि प्रत्येक जनगणना के बाद अर्थात हर 10 वर्ष के बाद लोकसभा के स्थान, विधानसभा का स्थान का परिसीमन बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर किया जाए, और ऐसा किया भी शुरू में गया। पहली लोकसभा 1951 की जनगणना के आधार पर उसका अंतिम परिसीमन जो है 1953 में किया गया। फिर 61 में जनगणना हुई तो फिर से परिसीमन 1963 में किया गया। उसके बाद फिर जनगणना 1971 में हुई तो 1973 में परिसीमन किया गया और पहले कर दिया गया निर्धारित की संख्या जो है सो 550 होगा और 1973 में वो परिसीमन करके 550 निर्धारित किया गया। उसके बाद 1981 में होना था लेकिन 73 में ही कर दिया, 71 में ही, 1971 में ही यह निर्धारित कर दिया गया कि अगला परिसीमन हर 10 वर्ष के बाद नहीं बल्कि जब संसद इसके लिए अनुमति दे, जब संसद इसकी सिफारिश करे तब जो है संसद की सिफारिश करने पर इसका परिसीमन किया जाएगा। तब परिसीमन तय हुआ कि वर्ष 2000 ईस्वी तक संख्या यथावत रहे, लेकिन 2000 में नया परिसीमन होना था। अब समस्या ये थी कि परिसीमन होती जनसंख्या के आधार पर। दक्षिण भारत ने जनसंख्या को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा और उत्तर भारत जनसंख्या का अनियंत्रण रहा। तो उत्तर भारत में जनसंख्या पहले से भी ज्यादा था, लोकसभा में संख्या ज्यादा था दक्षिण की तुलना में। तो दक्षिण और उत्तर में मतभेद पैदा हो गया कि भाई हमने जनसंख्या को कंट्रोल भी किया, राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान भी रहा और उसका घाटा भी हम भुगते, सदस्य की संख्या हम कम कर लें। तब अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार थी, निर्णय लेने में गठबंधन की सरकार सामान्यतः कुछ विशेष निर्णय लेने में असमर्थ हो जाती है, वहां भी यही हुआ। और उन्होंने 31वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था कि वर्ष 2000 तक इन्होंने फिर से 84वां संविधान संशोधन किया और 84वां संविधान संशोधन में हुआ कि सीट जो है 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वही निर्धारित रहेगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं करेंगे। 2026 तक उन्होंने टाल दिया कि आने वाला 2026 तक उन्होंने सीट ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद फिर से 87वां संविधान संशोधन किया गया और दिया गया कि सीट तो वही रहेगा लेकिन जनसंख्या में जो परिवर्तन हो गया है उस परिवर्तन के आधार पर जिस राज्य में जितना सीट है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में जितना सीट है उतना ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ उसको नए सिरे के नए 2001 की जनगणना के आधार पर केवल उसको नए सिरे से उस सीट का बंटवारा कर देना है। सीट की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन 2001 की जनगणना के आधार पर उसमें थोड़ा बहुत जो है सीट में आदान प्रदान करके उसको परिसीमन, एक प्रकार का परिसीमन तो हुआ ही लेकिन सीट की संख्या यथावत रह गई। तो इस प्रकार से 84वां और 87वां संविधान संशोधन की यहाँ जरूरत पड़ती है। पहली लोकसभा जब 1951-52 चुनाव हुआ तब 489 स्थान था। जब पहला परिसीमन के आधार पर 63 में परिसीमन हुआ और 67 में जब चुनाव कराया गया तब सदस्य की संख्या 525 किया गया और पुनः तीसरा बार जब परिसीमन 73 में हुआ तो अगला चुनाव जो हुआ उसमें सदस्य की संख्या 545 निर्धारित की गई। उसमें 543 का चुनाव होना था
और 2 को एंग्लो इंडियन के समुदाय से मनोनयन। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत करते। तो 550 प्लस 2, यहाँ था 543 प्लस 2, तो 543 प्लस 2 545 स्थान निर्धारित किया। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में, ठीक आज से लगभग 5 वर्ष पहले, ये तय किया गया कि अनुच्छेद 331 के आधार पर एंग्लो इंडियन समुदाय को जो 2 स्थान का मनोनयन होता है, वो मनोनयन को समाप्त कर दी जाती है। अरे अंग्रेज तो वर्षों से 200 वर्षों तक तो हम लोगों को लूटा ही, उसके आज़ादी के बाद फिर से हम उसके वंशजों को सत्ता का सुख भोगने के लिए देते रहे। ये कहाँ का न्याय है? एकदम उचित प्रक्रिया हुआ और अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया। तो पहली लोकसभा में 489, फिर 525, फिर 545 स्थान अभी वर्तमान में उपलब्ध है। आने वाला समय बताएगा कि 2026 में इसकी संख्या में कितना बढ़ोतरी होती। लोकसभा में ये 550 में बांटा गया कि 550 में 530 का चुनाव प्रांत से, राज्य से, और शेष 20 का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश से किया जाएगा। अर्थात 20 स्थान केंद्र शासित प्रदेश के लिए आरक्षित रहा 550 में। लेकिन चूंकि अभी स्थान जो है वो 543 है, इस 543 में 524 राज्य से और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से निर्धारित है। तो वर्तमान जो चुनाव होता है वो 524 राज्य से और 19 केंद्र शासित प्रदेश से। अब इसके अलावा अनुच्छेद 330 कहता है कि लोकसभा में एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 84 स्थान और एसटी के लिए 47 स्थान आरक्षित रहेगा। और आने वाला जब अगला चुनाव होगा, 19वीं शायद लोकसभा ही हो, यदि बीच में भंग ना हुआ हो, तो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें महिला के लिए 33% का आरक्षण रहेगा। तो एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47, और नई परिसीमन के बाद संख्या बढ़ोतरी होगी, तब यूवी सीट से घट बढ़ सकता है। तो नई परिसीमन, नई जनगणना के बाद 2025 में जनगणना होगा, 2026 में नया परिसीमन किया जाएगा। नया परिसीमन के आधार पर सीट की संख्या जहां तक मुझे लगता है कि शायद 700 को पार कर जाए। उसमें 1/3 स्थान महिला के लिए आरक्षित रहेगा। अर्थात 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें एससी एसटी के अलावा महिला को भी आरक्षण प्राप्त होगा। अब वो कितना स्थान होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। इसके पश्चात आइए, ये हुआ लोकसभा में स्थान निर्धारण परिसीमन। इन तमाम तथ्यों से भली भांति आप परिचित हो चुके। उसमें 31वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 87वां संविधान संशोधन से भली भांति आप परिचित हो चुके। तो लोकसभा का ये गठन की प्रक्रिया होगी। लोकसभा अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक में से अपने में से एक को अध्यक्ष चुने, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, और उसी बैठक में या किसी अन्य बैठक में अनुच्छेद 93 के आधार पर ही एक को उपाध्यक्ष चुनेगा। इसके अलावा जब लोकसभा की बैठक होगी, तो आप पाओगे, आप देखिएगा, चलिए अनुच्छेद 95 के आधार पर राष्ट्रपति, जो वर्तमान अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, जो ही नई लोकसभा का गठन 5 जून को शायद हो जाना चाहिए, 5 या 6 जून को, तो नई लोकसभा का जो ही गठन होगा राष्ट्रपति को नाम की सूचना दे दी जाएगी और राष्ट्रपति इस लोकसभा को भंग कर देंगे। तो ओम बिरला अध्यक्ष पद से उनका समापन हो जाएगा। तो उस वक्त जो है वहां पर व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 95(1) के आधार पर, वहां व्यवस्था है कि जब नई लोकसभा गठन होगा तब राष्ट्रपति एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। जो प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी कार्यकारी
अध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और वो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अनुच्छेद 99 के आधार पर लोकसभा के शेष नवनिर्वाचित 542 सदस्य को शपथ दिलाएगा। तो शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रोटेम स्पीकर। किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 99 के आधार पर शपथ दिलाएगा और अनुच्छेद 93 के आधार पर वो लोकसभा के अध्यक्ष का जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो लोकसभा की बैठक अध्यक्षता, पहली बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 95 के आधार पर प्रोटेम स्पीकर 1 से 2 दिन के लिए करेगा और अध्यक्ष का चुनाव जब हो जाएगा फिर वो अपना काम करेंगे। ये हुआ लोकसभा का गठन। ये जितनी प्रक्रिया बतलाई गई ये लोकसभा के गठन से संबंधित प्रक्रिया हो गई। तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है इसको स्पष्ट हो गया। लोकसभा का कार्यकाल से आप भली भांति परिचित हो चुके। लोकसभा से उसके गठन की पूरी प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया से लेकर भंग होने की प्रक्रिया, कार्यकाल सभी से आप परिचित हो गए। अभी अब देखिए बात कर रहे हैं कि 18वीं लोकसभा, ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव जो हो रही है वो चुनाव 18वीं लोकसभा का हो रहा है। तो 18वीं जो लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो कब से कब तक लोकसभा रहा और किस किस लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया। तो पहली लोकसभा 1952 से लेकर 1957 तक रहा। दूसरी लोकसभा 1957 से लेकर 1962 तक रहा। तीसरी लोकसभा 1962 से लेकर 1967, ये तीनों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन चौथी लोकसभा 1967 से, इसे होना चाहिए था 1971, लेकिन इसे 1970 में ही भंग कर दिया गया। अर्थात पहली लोकसभा चौथी लोकसभा रहा, इसे समय से पहले भंग कर दिया गया। पांचवी लोकसभा एकमात्र लोकसभा रहा जिसका 1971 से लेकर 1977 तक अर्थात 6 वर्ष का कार्यकाल रहा। एकमात्र लोकसभा जिसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कार्यकाल ही 6 वर्ष कर दिया गया था। तो चौथी लोकसभा पहली लोकसभा रहा जिसे समय से पहले भंग किया गया और पांचवी लोकसभा एकमात्र लोकसभा रहा जिसका कार्यकाल 6 वर्ष रहा। अब आइए छठी लोकसभा 1977 से इस था, इसको समय से पहले भंग हो गया। इसको 77 से लेकर 1982 तक रहना था, लेकिन 1979 में ही इसे भंग कर दिया गया। तो यह भी समय से पहले भंग हो गया। ये पहली जनता पार्टी की सरकार का हश्र था। उसके बाद 7वीं लोकसभा जो 1980 में चुनाव हुआ और 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी और कांग्रेस को लगा कि अभी चुनाव करा दिया जाए तो सहानुभूति लहर में जीतने में आसानी होगी, इसे भी समय से पहले भंग कर दिया गया। अर्थात छठी और 7वीं दो लगातार लोकसभा रहा जिसे समय से पहले भंग किया गया। उसके बाद 8वीं लोकसभा 1984 से 89 कार्यकाल को पूरा किया। 9वीं लोकसभा, इसे भी एक बार पहले समय से भंग कर दिया गया। 1989 में चुनाव हुआ और इसे रहना था 5 वर्ष, 89 से 84 तक के लिए चुनाव हुआ था, लेकिन इसे भी समय से पहले भंग कर दिया गया और 1990 में ही इसे भंग कर दिया गया। ये भी उसके बाद आया 10वीं लोकसभा 1991 में चुनाव हुआ और 1996 अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर 11वीं लोकसभा 1996 में चुनाव हुआ और 1998 में ही इसे भंग कर दिया गया। अर्थात ये एक बार पुनः भंग हो गया 11वीं। फिर 12वीं भी समय से पहले भंग हो गया। 1998 में चुनाव हुआ, लेकिन 1999 में फिर से भंग कर दिया गया, नया चुनाव कराया गया। उसके बाद 13वीं लोकसभा 1999
से 2004, इसे भी 2004 के अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना था, लेकिन इसे भी समय से पहले भंग किया गया और चुनाव अब मई में ही करा लिया गया। तो आप देखिए, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लोकसभा ऐसा रहा जिसे समय से पहले भंग किया गया। 14वीं लोकसभा 2004 से 2009 तक, 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 तक, 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक, 17वीं लोकसभा 2019 से 2024 तक, और वर्तमान में 18वीं लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो ये था चुनाव में सरकार के गठन विघटन की चर्चा परिचर्चा। तो आज हम लोगों ने लोकसभा के गठन की प्रक्रिया को देखा, और चलिए अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो महागठबंधन और गठबंधन, विपक्षी और गैर विपक्षी की सरकार, और उसके बारे में उसका कार्यकाल और क्या कैसे क्या हुआ, उसके बारे में एक कहानी के रूप में चर्चा करेंगे जो समसामयिक घटनाक्रम के क्षेत्र में होगा। ये 17 लोकसभा का चुनाव कार्यकाल पूरा हो चला है। तो ये आज का जो टॉपिक रहा समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित रहा, पॉलिटिकल साइंस का भी था। विद्यार्थीगण कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताएंगे, और यदि बेहतर लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। धन्यवाद।